नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं एकलव्य सिंह। एकलव्य, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। सर, आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को भी प्रणाम। एकलव्य, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट इश्यू पर बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन 5 राज्यों में चुनाव अब बहुत दूर रह नहीं गए हैं। अगस्त खत्म ही है, आज 28 तारीख हो गई है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में तो हम देखेंगे कि प्रचार अपने उरूज पर होगा, चरम पर होगा और दिसंबर आते-आते कैंडिडेट वगैरह की पड़ताल, स्क्रूटनी, सीईसी की बैठक और उसके बाद उन चेहरों की घोषणा, फिर संकल्प पत्र, ये सब ऐसे चुटकियों में निकलने वाला समय है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो मुख्य दल हैं जिनके बीच में फाइट होनी है, वो चाहे उत्तर प्रदेश के हों, उत्तराखंड के हों, पंजाब या मणिपुर, गोवा के हों, वो अपने-अपने एक्शन में दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। हाँ, कुछ दल हैं जिनके नेता हो सकता है कि बीच में विदेश यात्रा पर भी निकल जाएँ, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय होता ही है। वो अपनी मस्ती में कोई कमी नहीं आने देते हैं और जब आकर के उनको माइक थामना होता है तो उसके बाद फिर वो सच्ची, झूठी, जो भी मन में आता है वो करते हैं और जब परिणाम आता है तो उसके बाद दूसरे तरीके से छाती पीटते हैं। क्योंकि फिर अपनी पोजीशन बचाने की बात होती है, अपना सिर बचाने की बात होती है, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही वो खुद नहीं लेना चाहते हैं तो फिर बहाने तलाश करते हैं कि इसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए या उसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए। लेकिन अब तक तो जनता भी ये सब चीज़ें समझ गई है। आज खास तौर से अखिलेश यादव के जो कुछ फैसले हैं, कुछ बयान हैं, कुछ कृत्य हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ बयान दिए हैं। लोगों को याद दिलाने का एक मौका उनके पास रहता है चुनाव के समय। जैसे बिहार में जाते हैं तो वहाँ पर जंगल राज की याद अभी भी दिलाते हैं तो लोग सिहर उठते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जब माफियाओं की बात होती है, अतीक की हो या मुख्तार अंसारी की हो या तमाम दूसरे हैं चेहरे उनकी, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि उस समय एक्चुअल में क्या-क्या हो रहा था। तो बहुत गूढ़ी-गूढ़ी सी बातें आजकल अखिलेश यादव कर रहे हैं। डिंपल यादव को लेकर के साथ घूमते हैं या 20 जुलाई को जब ये लाठीचार्ज हुआ था संसद मार्च के समय, तो उस समय भी हमने अस्पताल वगैरह में देखा था कि डिंपल यादव जाकर के जिनको चोटें लगी थी, जो वहाँ अपना इलाज करा रहे थे, उनको पानी पिलाते हुए, पंखा झलते हुए दिखाई दे रही थी। दिल्ली का कोई अस्पताल मुझे लगता नहीं है ऐसा कि जहाँ पर पंखा झलने की ज़रूरत होती हो। सभी जगह पंखे-वंखे ऑलरेडी लगे हुए हैं और अस्पतालों में आम तौर पर बिजली भागने की स्थिति में जनरेटर भी चल ही जाते हैं। लेकिन वहाँ ये सब करती हुई दिखाई दी ताकि एक दयामयी, एक बिल्कुल मदर टेरेसा टाइप छवि उनकी बन जाए कि बहुत ही उदार और बहुत ही करुणामयी शख्सियत हैं। और ये सब समझ-बूझ करके डिज़ाइन किया जाता है कि महिलाओं को किसी तरीके से उनके पाले से खींच करके अपने पाले में 1-2 परसेंट 3% भी ले आएँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो आजकल अखिलेश यादव के बयान हम देख रहे हैं, उन पर तो आते हैं, पर रक्षाबंधन के नाम पर जो उन्होंने किया है, पहले ज़रा ये देख लेते हैं। तो राखी वहाँ कोई रख रहा है कि नहीं रख रहा है, बाँध रहा है कि नहीं बाँध रहा है, लेकिन लिफ़ाफ़े सबको दे रहे हैं वो। कैसे देखते हैं इसे?
तो चलिए इसी से स्टार्ट कर लेते हैं सर। मैं आपके सभी सजग दर्शकों को एक सवाल रख देता हूं सर। उनके घर में भी महिला होंगी, वो पूछ लें सर महिलाओं से जाके कि उनको दो चॉइस दी जाए, एक हाथ से लिफाफा और एक हाथ से सुरक्षा की गारंटी। वो कौन सा लिफाफा चूज करेंगी सर, या कौन सा हाथ चूज करेंगी? पूछ लें सर, किसी से भी जाके जवाब मिल जाएगा। देखिए सर, ये जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है ना, ठीक है, इससे ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स तब चलती है सर, इससे थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं कि एक जो धारा चल रही है उस धारा को थोड़ा तेज किया जा सकता है सर, बदला नहीं जा सकता सर धारा को। देखिए ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट सर, बंगाल में भी तो दिया था ना ममता बनर्जी ने, क्या हुआ? साफ हो गई। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को बहुत ज्यादा मतलब इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, इसको बस थोड़े से तर्क से सोचने की जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था का इस देश में सबसे बड़ा सिंबल है। जब किसी प्रदेश में भाजपा मैं कहूंगा कि अगर इलेक्शन जीत के अपनी सरकार बनाती है तो सारी महिलाएं कहती हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बीजेपी से उनकी ये अपील होती है सर। ये इम्पैक्ट है सर। ये 1000, 2000, 5000 रुपए या कोई फ्री में बस में चलना सर, ये तो ठीक है, ये सब तो बोनस है, किसी ने लुभावने के लिए थोड़ा सा कुछ कर दिया तो ठीक है, ये भी ले लेंगे, क्या बुरा है इसमें। लेकिन क्रक्स ये है सर कि महिलाओं को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जिया है, मेरा मूल उत्तर प्रदेश का है सर। मैं आपके दर्शकों को बता देता हूं सर एकदम छोटे में कि योगी जी के आने से पहले 2017 में, उससे पहले जब मेरा मूल बलिया से है, हर 1-2 वर्ष में अपने कुलदेवी जी के दर्शन करने जाता हूं मैं, तो वहां पे सर हम जब जाते थे तो हालात कुछ इस तरह के होते थे कि हमारे घर पे लोहे की ग्रिल्स लगी हुई हैं सर, और शाम को 6 बजे के बाद लड़के ही नहीं निकलते थे सर, लड़कियां तो बहुत दूर की बात है। आज उसी बलिया में शाम के 9, 10, 11 बजे तक अपने चॉइस के कपड़े पहन के लड़कियां कैफेज में बैठी होती हैं सर। नर्क में किसी महिला को दोबारा प्रवेश नहीं करना है सर, चाहे उसके लिए कोई 1000 दे दे या 1 लाख दे दे, नर्क में किसी महिला को वापस नहीं जाना है। तो मुझे लगता है सर ये कोई मुद्दा है ही नहीं। मेरा ये पर्सनल व्यू है, ये डिस्कशन वर्दी भी नहीं है सर। अखिलेश का अगर ये तो मतलब अखिलेश का अगर ये तो योगी जी हैं, और अखिलेश का अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर ले तो चाहे उनके पिताजी द्वारा रेपिस्ट को ये कहना कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, से लेके जो समाजवादी पार्टी के गुंडों का जो तमाशा चलता था सर इस प्रदेश में, सर देर इज नो चांस। मतलब ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये डिस्कशन वर्दी भी नहीं है। कोई महिला सर, योगी जी और समाजवादी पार्टी में कोई कंपैरिजन नहीं है सर, कोई सवाल ही नहीं है। सर म्यूट पे हैं आप। बहुत बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल 2025 में एक मौलाना रशीदी थे, उन्होंने डिंपल यादव पर एक बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी। मसला क्या था? संसद भवन के पास एक मस्जिद है, उसके जो मुतवल्ली कह लीजिए, मौलाना कह लीजिए, जो भी देखते हैं प्रबंध व्यवस्था उसके, वो कह लीजिए, इनके रामपुर से सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी के। तो अखिलेश यादव वहाँ मीटिंग करने के लिए गए, और चूंकि उनकी पत्नी भी कन्नौज से सांसद हैं तो वो भी चली गई मीटिंग करने के लिए। तो मौलाना रशीदी ने कहा कि वो तो नंगी बैठी थी वहाँ पर, यानी उनका तन दिखाई दे रहा था, वो ऐसी ब्लाउज पहन करके गई वहाँ पर। तो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मंच पर अखिलेश यादव भी थे, डिंपल यादव भी थी, और इन्हीं के कार्यकर्ता ने ये सवाल पूछ लिया। तो देखिए अखिलेश यादव ने डिंपल को बोलने नहीं दिया, माइक अपने हाथ में ले लिया और क्या बोले, सुनिए। आपसे एक प्रश्न है, 2025 का एक विवाद है।
डिम्पल जी, आपसे एक प्रश्न है। 2025 का एक विवाद है जो हमें भी नहीं अच्छा लगा जब वो बोला गया। एक मौलाना जी ने आप पर टिप्पणी की थी। आज तक सर पूछो who could succeed मोदी, इस पे नहीं पूछोगे। नहीं सर, बोला गया वो हमें भी खराब लगा। इस तरीके से बोला। who could succeed मोदी, ये नहीं पूछोगे। And he gets up at 4 a.m. from his hard wooden bed. जो नेता अपनी पत्नी को ही नहीं बोलने दे रहा है और जिसने उस समय भी एक शब्द नहीं कहा उस मौलाना के बारे में, और जिनके मित्र माफिया मुलायम सिंह यादव के अतीक अहमद अपने कुत्ते को लेकर के मंचों पर आते थे और मुलायम सिंह यादव उन कुत्तों से हाथ मिलाते थे। सर मैं ये आपकी लोग अनुमति से क्योंकि ये जो आप पॉइंट बोल रहे हो, मैं कंपैरिजन के बारे में और एक दो पॉइंट्स और बता देता हूँ सर इसमें। और मैं तो ऐसी बातें हैं सर कि मैं तो आपके शो पे बोलूंगा नहीं, लेकिन आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जाके देख लें कि इनके जो खास है ना वो आजम खान जी, उन्होंने जो फिल्म अभिनेत्री हैं जया प्रदा जी के बारे में क्या टिप्पणी करी थी। आपके दर्शक अगर सर्च कर लेंगे कि आजम खान और जया प्रदा सर्च कर लें सर, पता चल जाएगा कि क्या टिप्पणी करी थी। उसके बाद में और दूसरी तरफ देखिए सर, ये चलो विचारधारा और इन सब चीजों के ऊपर करके ये पॉलिटिशियंस करते हैं ना। अभी सर क्या है कि देखिए कुछ रोग एलिमेंट्स तो सब जगह ही होते हैं सर। कुछ लोग सोशल मीडिया पे सर रिसेंटली अखिलेश यादव की बेटी को टारगेट कर रहे थे सर। योगी जी ने मंच से कहा सर कि बर्दाश्त नहीं करूंगा और पुलिस को डायरेक्शन देके एफआईआर करवाई और बोला कि मेरे प्रदेश में किसी भी बेटी का जो सम्मान है वो कतई उससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं सर, लोग डायलॉग बाजी करते हैं। योगी जी ने कहा कि जो हमारी किसी बेटी के साथ अगर उसको मतलब उसकी इज्जत पे कोई भी मतलब हमला करने की सोचेगा तो अगले चौराहे पे यमराज से मुलाकात हो जाएगी। और लोग देख सकते हैं कि ऐसे कितने इंसिडेंट्स हैं। मुझे साफ साफ एक घटना याद आती है कि एक लड़का था जिसने एक लड़की का दुपट्टा खींच दिया था, अगले चौराहे पे लिटरली उसका एनकाउंटर हो गया था सर। तो ये है योगी आदित्यनाथ। तो सर मुझे लगता है कि ये जो महिलाओं वाला फैक्टर है, कोई दूर दूर तक, जैसे कि आपने एक क्लिप दिखाई सर, कितनी शर्मनाक बात है कि जो व्यक्ति अपनी वाइफ को मतलब कोई बता रहा है कि अच्छी टिप्पणी नहीं थी और ये नहीं थी, वो अपनी वाइफ को ही उसमें बोलने से रोक दे रहा है, तो वो क्या किसी और महिला को डिफेंड करेगा सर वो व्यक्ति। और इसमें क्या हो जाता सर, उन्होंने सवाल पूछा और डिम्पल यादव जी मेरे हिसाब से बोल देती कि हर जगह हर तरह के एलिमेंट्स होते हैं और ये तो एक मतलब मैं तो निंदा करती हूँ इस चीज की। तो क्या हो जाता, मेरे ख्याल से उनका सम्मान बढ़ ही जाता कि उनने करा है। तो अपने वोट बैंक को प्लीज करने के लिए आप महिलाओं की इज्जत को इस तरह से ताक पे लगा दोगे, ये तो सर, तो फिर ऐसे लोगों का योगी जी से मुकाबला महिला के फैक्टर पे कोई सवाल ही नहीं है सर। देयर इज नो चांस। जरा इनका एक और वीडियो सुन लेते हैं। तो समय पर जिन अधिकारियों ने ये बड़ा भ्रष्टाचार किया है, आपने तिलक देखा कितना लंबा लगाया हुआ है आज मैं कहने आपके वाला था पास। सर ये बात। जी जी सुनते हैं। उनकी जांच होगी और जांच इसलिए भी जरूरी है कि जो अधिकारी शामिल हैं वो कभी सीडीओ गोरखपुर थे, कोई सीडीओ गोरखपुर रहा हो और सीधा एलडीए का चार्ज मिल गया हो, पूरे प्रकरण की जांच होगी। न केवल जांच होगी बल्कि पेमेंट भी किया गया है, कई 100 करोड़ का पेमेंट। वो जांच का विषय में आया। इनके समय में मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, एकलव्य में उन दिनों दैनिक जागरण में क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था। एसएसपी बाबूलाल यादव
एसपी देहात यादव जी, एसपी सिटी यादव जी, हर थाने का एसएचओ, एसओ, हर तीसरा चौथा डीएसपी, वे सब इनकी पसंद के, इनकी बिरादरी के, या जो पुजापा चढ़ा दे, वो सब तैनात हुआ करते थे। और कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी, ये उत्तर प्रदेश का, हमारी उम्र का तो हर आदमी जानता है। और अभी 2012 से 17 भी ये मुख्यमंत्री रहे हैं, तब भी क्या हालत रही है। मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर के तमाम क्या क्या कर्मकांड हुए हैं, ये कोई भूलने वाली चीज़ें हैं नहीं। मैं तो पूरी लिस्ट खोल करके रख सकता हूँ इनके कर्म कांडों की। और ये किस तरह अधिकारी तैनात होते थे, किए जाते थे, किस तरह उनको मलाई वाली पोस्टिंग मिलती थी, ये तो सब जानते हैं। आज ये किसी एक अधिकारी को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वहाँ सीडीओ थे, वो एलडीए में वाइस चेयरमैन कैसे लग गए। तो इस तरह की बातें सार्वजनिक तौर पर कहना और इस तरीके से बात करना कि जैसे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ही लेने जा रहे हैं। सर मैं एक्चुअली इस संदर्भ में दो बातें बताना चाहूंगा सर। ये जो हो रहा है इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये क्यों कर रहा है ये आदमी। सर देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो सर इनको थोड़ा दिखाना होता है, अपने समाज में अपनी राजनीति को चमकाना होता है कि देखो ये जो सारे अधिकारी हैं इस सरकार की चाटुकारिता में तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा लीडर खड़ा है तुम्हारे साथ और इन अधिकारियों को छोड़ेगा नहीं समय आने पे। तो सर मैं अब आपके दर्शकों का ना एक बात पे ध्यान दिलाना ले जाना चाहूंगा। 2024 के सर जो लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो उस समय पे सर शाम को जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सर। ये पैटर्न बता रहा हूं सर, इन लोगों की मेंटालिटी का जो पैटर्न है ना। तो जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने बोला कि अमित शाह ने 150 डीएम्स को पर्सनली फोन करके और बोला है कि काउंटिंग को इस तरह से मैनिपुलेट करना है। तो सर दे दिया इस तरह का वाइल्ड एलिगेशन, वाइल्ड स्टेटमेंट। तो वहां पे जो जो आपके मीडिया के साथीगण रहे होंगे उन लोगों ने पूछा कि भाई आप नाम तो बताइए, कौन लोग हैं, ऐसा किसने कर दिया। तो उन्होंने, और सर तब तक क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला तो इलेक्शन कमीशन ने भी बोल दिया कि साहब आप बताओ इनके नाम। ज्ञानेश कुमार जी ने बकायदा मतलब बोला कि आप बताओ इनके नाम, हम तुरंत इन पे एक्शन लेंगे, कौन है ये अधिकारी, कौन है ये 150 डीएम्स। तो सर उसके बाद जयराम रमेश ने बोला कि मैं 7 दिन में इन 150 डीएम्स की लिस्ट दे दूंगा। आज 2 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं सर, कोई डीएम्स की लिस्ट नहीं आई। एक जने का एक, सर ये लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं सर, इनकी समझ ये है खुद बेवकूफ। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि जो एक, अगर कोई ये सोच रहा है कि सामने वाले में मतलब इतनी सरलता की बात समझने में की सहज बुद्धि भी नहीं है, तो बेवकूफ मेरे हिसाब से वो व्यक्ति है जो ऐसा सोच रहा है कि वो जनता को बेवकूफ बना लेगा। तो सर ये अखिलेश यादव का जो अभी हमने बयान देखा, ये उसी कड़ी में था सर। इनको ऐसा लग रहा है कि ये बोल देंगे कि मतलब सारे ऑफिसर ऐसे हैं तो उनको ये सिखा दूंगा वो सिखा दूंगा। और सच्चाई ये है सर कि वैसे तो इनकी सरकार अब कभी नहीं बनने वाली उत्तर प्रदेश में, मैं आपको आज बता रहा हूँ। इस बार नहीं, इनकी सरकार अब कभी नहीं बनने वाली उत्तर प्रदेश में। लेकिन यदि कभी गलती से बन जाती तो ये उस किस्म के नेता हैं सर कि ये उन्हीं अफसरों को बुला के और आराम से उनसे अपने गलत काम करवा रहे होंगे। तो ये जनता को सर इनको लेके कोई गलतफहमी नहीं है, इनका चरित्र जनता पहले देख चुकी है और पहचान चुकी है। इसीलिए लगातार 2 बार तो हारे ही इलेक्शन, अब तीसरी बार हारने जा रहे हैं और ज्यादा बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। एक प्रकरण और हुआ है, उस पर भी जरा चर्चा कर लें। इन्होंने अभी हाल में कहना शुरू किया कि हम महिलाओं को 40,000 रुपया देंगे। अभी मैं योगी आदित्यनाथ के सर आप बताओ सर, मतलब क्या मजाक चल रहा है ये, कहां से देंगे सर, ये तो बता दें। ये मतलब क्या मजाक चल रहा है सर, बिल्कुल ही सभी बेवकूफ है क्या इस दुनिया में। 40,000 दे देंगे, मतलब तो कैलकुलेट तो कर ले कि क्या बजट है यूपी का, देश का क्या बजट है। 40,000 सारी महिलाओं को दे दिए तो कितने रुपए लग जाएंगे, मतलब 40,000 देंगे।
तो योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ये जानकारी दे रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि हम देंगे। हम तो पूरे देश में पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम ही रजिस्ट्री होती हैं और उनको आवास बना करके दे रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश में 70 लाख महिलाओं को आवास दे चुके, रसोई गैस कनेक्शन दे चुके, बिजली के कनेक्शन दे चुके, शौचालय बनवा करके दे चुके, उनको सुविधाएं दे रहे हैं। इसके अलावा 5 लाख की आयुष्मान योजना के तहत उनको हेल्थ कवर दे रहे हैं। कोई भी गंभीर बीमारी है, आप बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। इनके दावे कहाँ ठहरेंगे? और अतीत इनका इतना कलंकित है, इनके पिताजी का भी और खुद इनके समय का भी, कि महिलाएं कितनी आतंकित रहती थी, कितनी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, ये मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस तरह की बातें करके आप महिलाओं पर डोरे डाल पाएंगे? 2-4% जो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या महिलाएं एक बेसिक अंतर नहीं देख रही हैं? बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं और अलग-अलग चैनलों के लोग भी हैं, जो लोगों की राय लेने के लिए मैदान में ही रहते हैं। उनमें से एक आध ऐसे भी हैं जिन्होंने महिलाओं की राय ली है हाल में। उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम 6 बजे के बाद अपने घर में दुबक कर के बैठना नहीं चाहते। हम वैसे वातावरण में वापस नहीं जाना चाहते। हम खुले में सांस लेना चाहते हैं। और योगी जी के समय हम पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी योगी जी ने कहा कि 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, उनको बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दे रहे हैं हम, लागू भी हो गई। उसमें सेल्फी वगैरह भी आई है योगी जी की। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम भी देंगे फ्री यात्रा। सर जो मेट्रो है। डिस्कनेक्ट हो रहा है जी सर, डिस्कनेक्ट हुए हैं या मैं डिस्कनेक्ट हुआ हूँ सर? थोड़ा सा सर, मैं थोड़ी हुआ हूँ डिस्कनेक्ट, आप हुए हो मेरे ख्याल से। आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, आपका कनेक्शन हुआ था सर, अब आ गए हैं आप वापस। लेकिन सर अभी एक बार रुकिएगा, आपका अटक रहा है। अब आ गए हैं सर आप। सर आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो सर आपको आ रही है मेरी आवाज? जी, आपको अब आवाज आ रही है? सर मुझे तो आ रही है आपकी आवाज, आपको आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ सर, मेरा तो चल रहा था, आपका वो स्क्रीन शायद पता नहीं कुछ कनेक्शन इशू हुआ होगा हाँ, या कुछ तो। नेटवर्क का इश्यू था तो मैंने नेटवर्क चेंज किया है। ठीक है सर, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो ठीक आ तो रही है ना ये सर जिस आवाज? तरीके से महिलाओं पर ये इस तरीके से डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि महिलाएं इतनी भी नासमझ हैं कि बहकावे में आ जाएंगी? सर देखिए, मेरी इसमें बड़ी सीधी सी सोच है कि इस चीज को समझना पड़ेगा सर कि यहाँ पे मतलब क्रक्स तो मैंने बता ही दिया, लेकिन इसमें भी सर जो आज की स्थिति है, जैसे आपने एक ये भी बात बताई सर कि महिलाओं को जो महिला सुरक्षा के अलावा एक सर महिलाओं के साथ और भी कई फैक्टर्स होते हैं सर। एक आम महिला का जो जीवन शैली है सर, वो किस तरह से चलती है, अगर आप देखेंगे कि सुबह से लेके और शाम तक की जो दिनचर्या होती है उसमें क्या बदलाव आया है।
ये 2017 का भी जो इलेक्शन जीता गया था सर, वो बेसिकली सर इसी चीज पे जीता गया था कि लोगों ने जो है उस समय पहली बार सर वो जो उज्ज्वला स्कीम का जो इम्पैक्ट हुआ था, अगर सर आवाज कट रही है शायद, हाँ सर के उसमें कुछ इशू आ रही है, एक बार वेट करते हैं। सर जी, मेरी जी, अब आवाज, शुरू कर हाँ, अब उस क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, उसके जवाब से शुरू कर सकते हैं। जो महिला वाला क्वेश्चन से स्टार्ट कर लूं सर? हाँ, हाँ। तो सर मुझे कुल मिला के ये बात लगती है कि अब मैंने क्रक्स तो आपको बता दिया कि जो कंपैरिजन है उसके लिए तो महिलाओं में सरल बुद्धि है ही, ये देखने की कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है। वो कभी भी उस दोबारा उस नर्क में नहीं जाना चाहेंगी जिससे योगी जी उन्हें उभार के लाए हैं सर। और उसके अलावा भी सर अगर आप देखेंगे कि एक महिला की, खास करके जो ग्रामीण महिलाओं की एक जो नॉर्मल जिंदगी होती है, अगर आप वो सुबह से लेके और शाम तक उठा के देख लेंगे, जब वो सुबह उठती थी सर तो सबसे पहले तो शौच के लिए ही समस्या थी सर। वेट करना पड़ता था, या तो ये करना पड़ता था कि भैया अंधेरे में ही चले जाओ। फिर उसके बाद सर खाना पकाना होता था तो उसके लिए लकड़ियां काटने जाना पड़ता था सर। फिर वो लकड़ियों पे खाना बनाना होता था तो सर उससे फेफड़े खराब होते थे सर। उसके लिए भी चूल्हा मिल गया सर, गैस कनेक्शन मिल गया सर। उसके बाद गैस तो मिल गई, उस पर पकाओगे क्या, तो मुफ्त राशन भी मिल रहा है सर। तो सर और जिस घर में ये सब कर रहे हो, नहीं सर एक वो भी समस्या थी, कई जगहों पे लोगों को घड़े लेके, बड़े बड़े घड़े लेके पानी भर के लाना पड़ता था। हर घर में जो नल से जल की योजना है उससे भी बहुत फायदा हुआ है। और उसके बाद सर आप उठा लो कि कुल मिला के जिस घर में बैठ के ये सब कर रहे हो वो घर के मालकिन भी वो खुद बन गई। तो सर मुझे तो मतलब कोई भी व्यक्ति कन्विंस नहीं कर सकता कि महिला जो है इससे किसी तरह से डिसुएड हो सकती है, मोदी जी या योगी जी की जो ये जोड़ी है। मतलब क्या मेंटालिटी हो सकती, कोई कारण होना चाहिए सर, या तो मोदी जी योगी जी से कोई गलती हो जाती तो भी समझ में आता, या अखिलेश जी कोई ऑल्टरनेट विजन दे देते। और इस संदर्भ में मैं एक और भी बात कहना चाहूंगा सर कि ये जो आजम खान वगैरह और अतीक अहमद का जो आतंक था सर महिलाओं के ऊपर, लोगों को याद करना चाहिए सर। एक्चुअली ये बड़ी पुरानी इशू है सर। ये जो सबसे ज्यादा महिलाओं पे अटैक करने वाले घटिया किस्म के लव जिहाद करने वाले ये मौलाना और मुसलमान होते हैं ना, ये उत्तर प्रदेश में ही हैं सर। और ये ट्रेस बैक किया जा सकता है सर अपने पार्टीशन के डेज से। बेसिकली इस देश का जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था तो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो जिन्ना का गढ़ था और अलामा इकबाल के उस पे चलती थी फिलॉसफी पे सर, इनको तो जाना था ना पॉपुलेशन एक्सचेंज में जब धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया। सबसे बदमाश जहां पे लोग थे सर वही रह गए, वही नहीं गए। ये उन्हीं के बीज हैं सर। अतीक अहमद, आजम खान, ये जो दूसरा वाला किसका था सर जिसकी जेल में योगी जी ने जिसको करवा दिया कार्यक्रम, वो मुख्तार मुख्तार अंसारी। हाँ, तो सर हाँ, हाँ। ये तो देखिए सर योगी जी तो मतलब वो फिल्म में एक डायलॉग है ना सर, महिलाओं के लिए तो अब भगवान तो नहीं हो सकता इंसान, लेकिन भगवान से कम नहीं है। मैं तो यही कहूंगा सर, मैं तो बड़ा क्लियर हूं। मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि महिलाएं कभी ऐसा सोच सकती हैं कि वो योगी जी को वोट नहीं दे। मुझे तो लगता है सर चलिए, इनफैक्ट कि समाजवादी पार्टी के घर में भी जो नेताओं के घर में जो महिलाएं होती होंगी वो उनमें भी शायद कई लोग जाके सर अंदर ईवीएम में जो है बटन योगी जी का दबा देती हूँ। और ये अखिलेश जी का देख लीजिए सर, जो समाजवादी पार्टी में आपने तो देखा होगा ना सर कि ये जो सारे टिकट दे रखे हैं एक तो अपने परिवार के यादव को ही देते हैं सर। ये जो इनके एमपी एमएलए बैठ के बन के बैठे हुए हैं अपने परिवार के ही हैं। उसमें भी बता दीजिए सर, डिंपल यादव के अलावा कौन सी महिला को दे दिया इनने टिकट? डिंपल यादव और नहीं अपर्णा यादव के साथ क्या सलूक किया गया देखा ना सर। वो तो मतलब सबके सामने है सर। आपने योगी जी को याद किया तो मैं योगी जी का भी एक वीडियो प्ले कर देता हूँ और जरा उस पर भी चर्चा करते हैं। सन 17 के पहले की स्थिति में क्या था? उस समय
जब प्रदेश के अंदर अव्यवस्था का वातावरण था, एक मान्यता चली आ रही थी, एक लंबे समय से एक सांसद के रूप में कार्य करते हुए मैं भी इस बात को महसूस करता था। जब यूपी के बाहर जाता था तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से, शक की निगाहों से देखता था। यूपी का नाम सुनकर के लोग चौंकते थे। यूपी के बारे में मान्यता क्या थी? जहां से सड़कों में गड्ढे प्रारंभ हो जाए और जहां जहां सायंकाल सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार प्रारंभ हो जाए, समझ लो यूपी का बॉर्डर आ गया। ये यूपी के बारे में एक सामान्य धारणा थी। यूपी के बारे में आम जन की मान्यता थी कि पर्व और त्योहार के पहले, उत्सव आने के पहले कोई उपद्रव प्रारंभ हो जाए, जहां स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट महीनों महीनों बंद रहते थे। कर्फ्यू के साये में आम जन को जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी उस समय। यूपी के अंदर 5 वर्ष में 700 से अधिक बड़े दंगे होते हैं। कैसा माहौल रहा होगा उस समय यूपी का। और उन स्थितियों में यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट की चर्चा करना, इंक्यूबेटर्स की चर्चा करना, एजुकेशन की चर्चा करना, इनोवेशन के बारे में चर्चा करना, यह अपने आप में एक सपना था। एक सपना था। ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कोई अलग नहीं है। एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो। और आप ये देखिए कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। निवेश जम करके आ रहा है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है, माफिया या तो 72 हूरों से मिलने के लिए ऊपर जा चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। गुंडे बदमाश आज हिम्मत नहीं है कि माँ बहन बेटियों की अस्मत पर हाथ डाल सकें। रोजगार मिल रहा है लोगों को, उद्योग धंधे लग रहे हैं, जो प्रति औसत आय है वो बढ़ गई है। इसके अलावा रोजगार मिल रहे हैं। 1 लाख नौकरियां तो अभी अभी और देने का ऐलान किया है योगी आदित्यनाथ ने। तो ये जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं वो तो सबकी समझ में आ रहा है। सड़कें देखिए कैसे फर्राटा भरते। मैं अपनी बताता हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ से जब मेरठ के लिए चलता था अपने होम टाउन के लिए, तो तिरपन कांपते थे, क्योंकि मुरादनगर में जाम मिलना ही था, गंग नहर पे मिलना था, मोदी नगर पर मिलना था। मुरादनगर से पहले भी कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे जिनके सामने कई बार जाम मिलता था और हमें 3.5-4 घंटे लग जाते थे। जब से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना है तब से 1.25 घंटे में एकलव्य हम यहाँ से चलते हैं और 1.25 घंटे में अपने गांव, अपने घर में खड़े होते हैं। ये हाल पूरे प्रदेश में हो गया है। और जितने एक्सप्रेसवे, जितने हाईवे बने हैं, जितने एयरपोर्ट बने हैं, वो तो अभूतपूर्व है। तो लोगों को ये सब दिखाई दे रहा है भाई। सर आपकी अनुमति से आपकी बात को प्रूव कर देता हूं। मैं भी जो बता रहा था कि मैं अपने गांव जाता हूं हर 1-2 वर्ष में। हमारा बलिया में पड़ता है सर, तो यहाँ से बनारस की फ्लाइट लेता हूँ, तो बनारस से बलिया का करीब सर 120-130 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो पहले सर वो एक सिंगल लेन की रोड हुआ करती थी और इतने से डिस्टेंस को डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक हमें 5 से 7 घंटे लगते थे। और आज स्थिति ये है सर कि 8 लेन का सुपर एक्सप्रेस हाईवे है, जिसमें हम बीच में 15 मिनट की चाय पीने के बावजूद भी 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये बदलाव है सर, जैसा कि आपने कहा, पूरे अक्रॉस द स्टेट इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव है सर। अब सर मैं एक एक्चुअली इम्पोर्टेंट कंपैरिजन पे एक
परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रहा था, मुझे ऐसा लगता है सर कि एक बात समझनी पड़ेगी कि योगी जी इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हैं और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो अनडिफीटेबल हैं। सर देखिए, ऐसा है कि आपको ध्यान होगा सर कि अभी आपने 2-3 बातें करी सर। एक आपने मेनली जो एक बात करी सर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, एक सर कानून व्यवस्था की बात थी, और एक सर हिंदुत्व के जो योगी जी एक तरह से सिंबल बन चुके हैं, जिसे एक हम ये भी कहते हैं सर, जो एक योग मोदी जी भी बात करते हैं कि विकास के साथ विरासत भी, तो उसके भी योगी जी अपने आप में बहुत बड़े सिंबल हैं सर। तो सर मैं आपको बताऊं कि आज जो हमें योगी जी दिखाई दे रहे हैं 2026 में, यही योगी जी मोदी जी में लोगों को मोदी जी में दिखाई देते थे 2012 में सर। जो 12-13 का पीरियड था ना, जो उनके लिए माहौल बनने लगा था, गुजरात में जो मुसलमानों का आतंक था, जो पूरे देश में, जो यहाँ पे हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वहां पे उस समय पूरे देश में गुजरात के विकास मॉडल की गुजरात मॉडल करके चर्चा होती थी, और एक मोदी जी के बारे में बात होती थी कि अपने हिंदू कल्चर और हिंदू प्राइड में प्राइड लेना, मतलब बेसिकली अपनी आइडेंटिटी में। तो सर वो सारी क्वालिटीज जो आज हमें योगी जी में दिखाई देती हैं, वही क्वालिटी उस समय मोदी जी में दिखाई देती थी। और जो आज लोगों से में हम बात सुनते हैं ना कि लोगों की एक इच्छा है कि इस देश को असली अपनी सनातन भगवा पहचान तो तभी मिलेगी जब योगी जी उस कुर्सी पे विराजमान होंगे, वो भी उसी कड़ी में है सर। उस समय लोग मोदी जी से ऐसे आइडेंटिफाई करते थे कि एक बार इस आदमी को हमें इस कुर्सी पे बैठते हुए देखना है। तो सर जो आप सोचिए, मतलब ये मुझे कोई सर्वे या कोई बहुत बड़ा विश्लेषक आके ये सब कन्विंस नहीं कर सकता सर। मैं बड़ा क्लियर हूं कि जिसको पूरा देश इस नजरों से देख रहा है, उसका खुद का प्रदेश ही उसे हरा देगा। ऐसा नहीं होता है सर। यूपी तो मतलब लोगों के लिए तो योगी जी एक गर्व का विषय बन चुके हैं सर। मैं आपको बताऊं सर, ये जो ऑफिसर्स की अभी बात हो रही थी सर, मेरे फादर भी आईएएस में थे सर, तो उनको राजस्थान काडर मिला था सर, वो यहाँ पे पोस्टेड थे। योगी जी के आने से पहले सर, मेरे जो फादर के यूपी काडर के बैचमेट्स हुआ करते थे, वो हमेशा उन्हें ये कहते रहे कि यार आपको अच्छा काडर मिल गया, वहां पे कम से कम ब्यूरोक्रेसी की कितनी इज्जत है, पहचान है, लाइफ कितनी अच्छी है, पॉलिटिशियंस कितनी इज्जत देते हैं, यही सब बातें करते थे सर ये लोग। और सर वही लोग और वो जो कोलीग्स है ना, आज की डेट में कहते हैं कि जीवन में काम करने का मजा तो अब आया है। ये वो लोग हैं सर, ये चेंज लाए हैं सर योगी आदित्यनाथ जी। ऐसा नहीं होता सर, लोग कहते हैं ना कि अफसर बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। ऑफिसर सर घोड़े होते हैं सर। घुड़सवारी तो एक लीडर को ही करनी होती है। उस घुड़सवार पे, मतलब जो घुड़सवार होता है ना, वो तय करता है कि वो घोड़े कैसे भागेंगे। यही हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सर। जिस रथ पे कृष्ण भगवान बैठे होंगे ना, उस रथ को कोई रोक नहीं सकता सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यो अल्टीमेटली जो लीडरशिप लोग चाहते हैं, चाहे वो प्रदेश के स्तर पे हो या देश के स्तर पे हो, वो योगी जी ने डिलीवर करी है। और उसी कड़ी में सर हम आने वाले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट्स हैं वो देखने वाले हैं सर। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसके करीब 1.5 साल, पौने 2 साल बाद एक बहुत बड़े पद पर महिला अधिकारी हैं केंद्र सरकार में, वो मेरी फैन भी है, तो उनसे बातचीत हो रही थी। एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठी हुई हैं। तो मैं उनसे ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने कहा बड़ा दुखी करते होंगे प्रधानमंत्री, रात को 11 बजे तक तो खुद ही बैठे रहते हैं दफ्तर में। तो उन्होंने कहा कि सर हैं इस माइंड सेट के लोग भी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, लेकिन अगर मनमोहन सिंह के समय की बात करें तो शाम को 6 बजे, 6:30 बजे तक सब गोल्फ कोर्स में और अलग अलग क्लबों में सब मौज मस्ती के मूड में होते थे। कोई परिवार के साथ पहुंच रहा है, कोई ऐसे ही पहुंच रहा है। सब बड़े से बड़े नौकरशाह आपको मस्ती के मूड में दिखाई देते थे।
लेकिन सर अगर प्राइम मिनिस्टर सर बैठे हैं रात को 10:30-11 बजे तक और मीटिंगों पर मीटिंगें हो रही हैं, फाइलें मंगाई जा रही हैं, प्रोग्रेस पूछी जा रही है, सारी चीज़ें हैं, तो बोला सच कहूँ मैं 90% ब्यूरोक्रेसी को अब मज़ा आ रहा है काम करने में। बिल्कुल सही एक्सपीरियंस है सर। क्योंकि हाँ। सर देखिए मैं क्योंकि अब वैसे तो आईएएस ऑफिसर्स मोस्टली अपने काडर में काम करते हैं, लेकिन सर कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन में चलते हैं सर। तो जिस वक्त सर मतलब मोदी जी की सरकार बनी थी तो उसके अगले 3-4 वर्ष जो है सर, जो मेरे फादर राजस्थान काडर में वन ऑफ द मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स रहे सर, तो लगातार सर संपर्क रहता था सेंट्रल गवर्नमेंट से सर। और ऐसे कई समय हुए होंगे सर जबकि उनको जाना पड़ा होगा, पीएम को प्रेजेंटेशन देना पड़ा होगा सर। तो सर मैं तो आपको फर्स्ट हैंड बता सकता हूँ कि सिर्फ वही नहीं, उनके जो कोलीग्स भी थे, एक ही फीडबैक आता था कि इस आदमी का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स वर्क, अभी तक तो इस देश में कोई लीडर हुआ ही नहीं। सब ये मानते थे, चाहे उनके विरोधी भी हो, वो भी इस चीज को मानते थे कि कम से कम काम करने की क्षमता को और मतलब काम को जो कमिटमेंट होता है काम करने के लिए, कि चाहे रात के 12 बजे 2 बजे सुबह के 4 बज जाएं, लेकिन काम जो तय कर रखा है उसको तो करना है। तो सर ये कहाँ देखा था हम लोगों ने, और वो भी मतलब ईमानदारी से इस तरह से होना सर, ये अपने आप में अच्छा। सर मुझे एक ये बात करते करते, क्योंकि अपन योगी जी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर कि लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी के इस बार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आप तो बेहतर जानते होंगे सर, क्योंकि आजकल मुझे बात इसलिए याद आई सर कि आजकल ये जो अपने ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये तो अखिलेश जी पे बड़ी गजब गजब की मजेदार टिप्पणियां करते हैं। तो सर मुझे ध्यान आया कि सर आज सुबह जो है, आज सुबह या कल इवनिंग में सर वो जयंत चौधरी की प्रधानमंत्री जी से मीटिंग हुई है सर। तो सर जो अपने चुनाव हुए थे 2022 में, उस समय तो सर ये सब योगी जी के साथ में भी नहीं थे। आज तो ये सब संगठन और एकदम पूरे विश्वास के साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, चाहे राजभर हो चाहे जयंत चौधरी हो। तो ये तो मतलब एक तरह से पहले से और बड़ा एडेड एडवांटेज हो गया सर। तो बिल्कुल। मैं ये नहीं समझ पा रहा सर कि तर्क क्या है कि योगी जी कमजोर हो गए हैं। ना उनसे कोई गलती हुई है, ना उनकी रेपुटेशन में कोई गिरावट आई है, कद उनका जो भी पहले था उससे ज्यादा ही बड़ा है। आप इस शो की शुरुआत में बात कर रहे थे कि कई लोग विदेश चले जाते हैं, योगी जी जो है सर, जो लास्ट टू लास्ट टाइम विदेश गए थे, जो लास्ट टाइम गए थे वो तो अभी अभी गए थे सर, कुछ महीने पहले जापान, और पूरा जापान उनका फैन हो गया सर। उससे पहले जानते हैं सर वो विदेश कब गए थे? वो विदेश जाने वाले थे सर 2017 में। अब उनको मैसेज मिला कि आप मत जाइए, आपको दिल्ली आना है। सर आप आपके लिए सोचिए कि चार्टर प्लेन भेजा जा रहा है, सुबह आप उससे आ जाइए। सुषमा जी ने इनको सर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थी, बोल रखा था एक डेलीगेशन में चाहती थी कि ये नेतृत्व करें। तो सर ये जो हैं इनको रोक लिया गया था क्योंकि मोदी जी और अमित शाह आपस में मन बना चुके थे कि इनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलानी है, तो उनको ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी थी। ये वो व्यक्ति है सर, कैसे उस व्यक्ति से कंपैरिजन होगा उसका जो दिन में 12 बजे सो के उठता है, इधर उधर तफरी करता है, 1-2 जगह भाषण दे देता है, सोशल मीडिया पे 3-4 ट्वीट कर देता है, और रात को अपने चेले चपाटों के साथ बैठ के दिन को एंड कर देता है। सर उस आदमी से इस आदमी का क्या कंपैरिजन है जो सुबह 4 बजे काम चालू कर देता है? ये देखिए ऐसा व्यक्ति योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के बारे में जो भी नेगेटिव टिप्पणी करते हैं ना, आमतौर पर क्या होता है कि मोतियाबिंद का असर होता है 60 की उम्र के बाद। लेकिन जो भी इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं उनको अपनी आंखें चेक करा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एकलव्य, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आपने चर्चा की। दर्शकों से भी आग्रह है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर, जय श्री राम। जय श्री राम।